नमस्कार, स्वराज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इन दिनों हड़तालपन का शिकार हो चुके सूबे के सरकारी कर्मचारियों का भी कुछ यही हाल है, जो बात बात पर, हर बात पर हड़ताल पर उतारू हैं, भले ही उनकी मांगे जायज हों या ना जायज। वैसे तो हड़ताल की परंपरा काफी पुरानी है। इतिहास गवाह है कि जनता की आंधी के सामने कभी बड़े से बड़ा बरगद भी नहीं टिक सका। लेकिन इन दिनों दशा दिशा से भटक चुकी हड़ताल को जो बदला स्वरूप सामने आ रहा है, उसमें सुनाई देता है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था की बर्बादी का स्वर और अनशन प्रदर्शन से पस्त जनता की पीड़ा। क्योंकि आज के आधुनिक वक्त में हड़ताल हक के बजाय अपने अपने हट को लेकर की जाने लगी है। लिहाजा हड़ताल कम होकर एक इवेंट और ब्लैकमेलिंग का हथियार अधिक हो गई है। न किसी को मकसद का पता और न ही किसी को अंजाम का अंदाजा। बस हड़ताल करनी है तो करनी है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश भर के 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ का निवेश करेगा जापान। टोक्यो पहुंचे सीएम शिवराज ने किए कई करार। बिजली पानी के लिए भी जापान से मिलेगा लोन। इंदौर में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 10,000 हितग्राहियों को मुद्रा बैंक के तहत बांटे लोन। हाट बाजार में मेले का किया शुभारंभ। व्यवस्थाओं का जायजा लेने एमवाय अस्पताल भी पहुंचे परिवहन मंत्री। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम रमन सिंह। बस्तर जिले के शिक्षकों की आउटसोर्सिंग को बताया जायज। कहा विपक्ष बेवजह बना रहा है मुद्दा। फिर विवादों में घिरे स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप। मंत्री के पीए और करीबी अधिकारी कमीशनखोरी का आरोप। कार्यकर्ताओं में जोश भरने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में किया मंथन, लेकिन पार्टी में फिर दिखी गुटबाजी। कई नेताओं को कार्यालय में नहीं मिला प्रवेश। इंदौर में घनी आबादी के बीच चल रहा पेट्रोल पंप सील। आगजनी के कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों पर किया था पंप कर्मचारियों ने हमला। दुकान में सिलेंडर फटने से लगी थी आग। पाकिस्तान से भारत पर साइबर अटैक। छत्तीसगढ़ की पुलिस वेबसाइट समेत 5 वेबसाइट की गई हैक। पुलिस ने बंद की सभी साइट। अब हाईकोर्ट की निगरानी में मिलेगा छात्रों को मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश। बाहरी छात्रों को एडमिशन देने की याचिका पर कोर्ट का आदेश। 13 अक्टूबर तक सरकार से मांगा जवाब। नरसिंहपुर के गाडावारा में दर्दनाक हादसा। वेयर हाउस की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और दंतेवाड़ा में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। गाड़ी के परखच्चे उड़े। Program is sponsored by CXCT. क्या हड़ताल भी किसी समस्या का समाधान है? इससे तो सिर्फ और सिर्फ आम जनता परेशान है। फिर क्यों आए दिन हड़ताल थाम रही है जनता की जिंदगी की रफ्तार? जी हां, आज ये सवाल हड़ताल की सताई सूबे की वो जनता कर रही है जो हड़ताल का हिस्सा न होते हुए भी हड़ताल से सबसे ज्यादा हलाकान होती है और हर बार उसे ही हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वो सियासी दलों की स्ट्राइक हो या सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, आम आदमी को बेचारा अपने घर में दुबका हुआ रोजी रोटी की चिंता में ही डूबा रहता है।
मौजूदा वक्त में सूबे के हड़तालमयी सरकारी कर्मचारियों को देखकर तो यही लगता है जैसे वो इस नए हड़तालवाद और हड़ताल युग के प्रणेता यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए। तो मौसमी बुखार के वक्त में इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों में हड़ताल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। एक तरफ रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल में अनशन पर अडिग प्रदेश भर के डाटा एंट्री ऑपरेटरों की हड़ताल, कईयों की हालत खराब होने के बावजूद 16वें दिन ही जारी रही। तो वहीं आंदोलन का बिगुल फूंक चुके मध्य प्रदेश के अध्यापकों पर भी हाई कोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती का कोई असर नहीं हुआ। हड़ताली मौसम में इसी बीच खबर आई कि अब मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा तृतीय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों ने भी बुधवार को अपने चरणबद्ध आंदोलन के 6वें चरण में सामूहिक अवकाश पर जाने का मूड बना लिया है। ऐसे में पहले से ही डेंगू और स्वाइन फ्लू की मार से जूझ रही सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हट की हड़ताल एक बार फिर हिलाएगी हड़ताल। इधर हड़ताल उधर हड़ताल, हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल। कभी वेतन बढ़ाने की मांग पर हड़ताल तो कभी सरकारी नीतियों से नाराज होकर हड़ताल। जी हां, इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हड़ताल की बयार सी बह रही है। हक से शुरू हुआ हड़ताल का सफर अब हट में बदलता जा रहा है और हर हड़ताल ब्लैकमेलिंग का हथियार बनते जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी से निकाले गए प्रदेश भर के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल 16वें दिन भी जारी है। तो मध्य प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने वाले अध्यापकों का अनशन हाईकोर्ट के आदेश और सरकार की सख्ती के बावजूद अभी टूटा भी नहीं है कि अब प्रदेश भर के 5 लाख से ज्यादा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारी संगठनों ने अपना समर्थन भी दिया है। ऐसे में एक बार फिर प्रदेश की रफ्तार में ब्रेक लगने वाला है। जिंदगी एक बार फिर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जद्दोजहद करने वाली है। तमाम सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहने वाले हैं और स्ट्राइक के सामने बेबस जनता की एक बार फिर सिसकियां निकलने वाली है। हम इस बार बिल्कुल कतई आश्वासन पर टिकना नहीं चाहते हैं। हम तो मांगों का क्रियान्वयन चाहते हैं। सरकार हमारी कर्मचारियों को मांगों को पूरा करे। हमारी सरकार की कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है कर्मचारियों की मांगों को लेकर के। सरकार हमारी मांगें पूरी करे, हम निश्चित तौर पर जो है आंदोलन खत्म कर देंगे। एक तरफ सरकार कर्मचारियों की इस हड़ताल को पूरे तरीके से गलत बताते हुए हड़ताल न करने की सलाह दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस हड़ताल को जायज करार देते हुए कर्मचारियों को समर्थन और सरकार को मांगे मानने की नसीहत दे रही है। साथ ही एक अध्यापक की आत्महत्या के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी भी की जा रही है। मुझे लगता है कि कर्मचारी बंधुओं को मध्य प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए हड़ताल नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और इसलिए आने वाले समय में उनकी क्रमोन्नति हो, चाहे पदोन्नति हो, चाहे वेतन विसंगतियां हो, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते मध्य प्रदेश की सरकार निकाल रही है। जो आत्महत्या कल वहाँ के शिक्षक ने की है, तो ये प्रतीत होता है कि कितनी तकलीफ में यहाँ का हमारा कर्मचारी शिक्षक है मध्य प्रदेश का, और सरकार पूरी तरह से उनकी अनदेखी कर रही है। शिक्षकों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रही। कुल मिलाकर साफ है कि एक बार फिर ट्रेंड के साथ सरकार के गले की फांस बनी हड़ताल सबके होश उड़ाने वाली है और आवाम को भी हलाकान करने वाली। बेशक हमारे सूबे और समाज में बेशुमार समस्याएं हैं जो हल होने की बजाय दिन ब दिन लगातार गहराती जा रही हैं।
लेकिन हड़ताल से कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन हड़ताल होती जरूर है। टीचरों को तनख्वाह बढ़वानी है तो हड़ताल होती है, भले ही नुकसान बच्चों के भविष्य का हो। डॉक्टरों को पैसा बढ़वाना है तो हड़ताल होती है, भले ही लाखों मरीज अस्पतालों के बाहर इलाज के इंतजार में तड़पते दम तोड़ दें। ऐसे में अब हर बार हड़ताल का खामियाजा भुगतने वाला आम आदमी सिर्फ यही सवाल कर रहा है कि क्या हड़ताल ही सारी समस्याओं का समाधान है? क्या अब हड़ताल और हड़तालियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने और एस्मा से भी सख्त कानून बनाने की दरकार है? और क्या विपक्ष का हड़ताल के बहाने कर्मचारियों का राजनीतिकरण जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब हड़ताल बन जाए सरकारी कर्मचारियों की ब्लैकमेलिंग का हथियार, कोई हल निकले न निकले उसके बावजूद किया जाए हड़ताल पर हड़ताल करने का ऐलान, तो सवाल उठते हैं। कर्मचारियों का बार बार हड़ताल पर जाना कहां तक जायज? क्या सरकार को हड़ताल के खिलाफ सख्त कानून की दरकार? हड़ताल के बहाने कर्मचारियों का राजनीतिकरण कितना सही? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मेहमान हैं दीपक विजयवर्गीय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो कर्मचारी नेता हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, जो अपनी विशेष टिप्पणी करेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ और भी नेता जुड़ेंगे फोन लाइन में, लेकिन हम उनसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा दीपक जी, सरकार में पहले तो ठीक है, ड्राइवरों की हड़ताल, अध्यापकों की हड़ताल और भी कर्मचारियों की हड़ताल आए दिन होती रहती है, लेकिन अब एक साथ 5 लाख जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, वो भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिए हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो हड़ताल का आह्वान किया गया है ये पूरी तरह नाजायज है जी। सभी कर्मचारी नेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूं उन्हें सोचना चाहिए कि 12 साल पहले उनके वेतन की क्या स्थिति थी, बाकी परिस्थितियां क्या थी। पिछले 12 सालों में जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी। तो कर्मचारियों के वेतन में 4.5 गुना से 5 गुना तक वृद्धि हुई है जी। और ऐसा हिंदुस्तान में किसी और दूसरे राज्य में नहीं हुआ। जाहिर है कि मध्य प्रदेश की सरकार सभी कर्मचारियों के साथ स्नेह भाव रखती है, पूरे परिवार भाव से काम करती है, और इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर कर्मचारी अपनी जनता को परेशान करने वाला कोई कदम उठाते हैं तो ये कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, ना नैतिक रूप से ना वैधानिक रूप से। क्योंकि जो अगर आप मांग की बात करेंगे तो मांगे तो अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन आपको देखना चाहिए 12-15 साल पहले आपकी क्या मांगे थी, उसमें से आपकी 100% नहीं, कई गुना ज़्यादा हमने मांगे पूरी कर दी हैं। तो आपका जो मूल काम है वो मध्य प्रदेश की जनता का सेवा है, चाहे वो विधायक सांसद हो, चाहे वो सरकार के कर्मचारी हो। तो ये अपने काम को छोड़ के अगर उसमें अवरोध लगाते हैं तो जानबूझ के हड़ताल कर रहे हैं ये सब लोग। मैं समझता हूँ ये ठीक तरीका नहीं है। अगर इनकी कोई मांग विचारणीय भी है तो भी ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितना वेतन इन्होंने सोचा नहीं होगा उतना 12 सालों में मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। जी, मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ लगना जरूर है दीपक जी, क्योंकि बार बार हड़ताल पे जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, अलग अलग लोग जा रहे हैं, अलग अलग कर्मचारी संगठन जा रहे हैं, कुछ न कुछ तो वजह होगी। नहीं, वजह नहीं है। कई बार क्या चीज होती है कि किसी समाज के संस्कारों में, आदतों में कुछ बातें शामिल हो जाती हैं। आज से 80-90 साल पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो 2 बातें शुरू हुई, एक तो असहयोग की बात और अवज्ञा की बात। तो अंग्रेजों के खिलाफ थी कि सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करना है, या जो भी गवर्नेंस करने वाले हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना है। दूसरी, उसी दौर में चूंकि कम्युनिज्म आंदोलन भी दुनिया भर में चल रहा था, तो वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में शोषण होने और नहीं होने की जो बात थी, उसकी वजह से हड़तालें शुरू हुई। लेकिन मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के जो पब्लिक सर्वेंट है, जो लोक सेवक हैं, वो ना तो कोई शोषण के शिकार हैं और ना सरकार ऐसी है जो उनसे कोई व्यावसायिक हित उठा रही है और उन हितों का ट्रांसफर कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा है। दोनों ही लिहाज से, चाहे गांधीवादी नजरिया हो या कम्युनिज्म का नजरिया हो, दोनों ही लिहाज से हड़ताल पूरी तरह से नाजायज है। हम इस दौर में पहुंच चुके हैं, दुनिया भर को देखने की जरूरत है जहां इस तरह की जो प्रतिगामी चीजें हैं उससे उबरने की जरूरत है, ताकि देश को आगे बढ़ने में कोई अवरोध हम तो नहीं लगाएं कम से कम। तो मतलब ये कि जो कांग्रेस के समय ये हड़ताल करते थे वो भी नाजायज रहती थी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर नाजायज है। पब्लिक सर्वेंट कोई भी जब हड़ताल करता है, जिनका काम जनता की सेवा है और जनता की सेवा में आप व्यवधान कर देंगे तो निश्चित तौर पर कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल।
शर्मा जी, अभी आपने दीपक जी को सुना, सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार जो चला रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ता हैं। जो आपकी 16 मांगे हैं उनमें से कई मांगों को मैंने भी देखा, कई ऐसी मांगे हैं जो संभव नहीं दिखती हैं। शर्मा जी। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जिन मांगों को लेकर के हमारा आंदोलन है जी, और ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जी, इसके पीछे कारण ये है कि सरकार ने टोटल संवादहीनता बना रखी है जी। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको प्रत्येक 3 माह में परामर्शदात्री समिति की एक बैठक करनी चाहिए, कर्मचारियों की बातों को सुनना चाहिए और उनका समाधान होना चाहिए। लगभग 3 वर्षों से शासन स्तर पर कोई बैठक नहीं हुई। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारी संगठनों को बुलाते हैं और ये बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, मैं तो आपकी सारी मांगों के आदेश निकालूंगा। जी। वो आदेश आज तक नहीं निकले। तो उसमें ऐसी भी कई मांगे आपने जोड़ दी जो बिल्कुल कहीं से संभव नहीं दिख रही। नहीं, देखिएगा क्या होता है, हम प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमको हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सबकी बातों को हमको रखना पड़ता है और हमारा पड़ता, चाहे जायज हो चाहे ना जायज। नहीं, जायज सरकार की दृष्टि से भले ही वो जायज ना हो, लेकिन जिन कर्मचारियों के वो मुद्दे हैं उन कर्मचारियों की दृष्टि से वो मुद्दे बहुत ज्यादा जायज हैं और सरकार को गंभीरता से उनके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं जहां तक बात करूं कि प्रदेश की सरकार ने ये कहा कि हम जो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय वेतनमान जस का तस देंगे, लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। शर्मा जी हम आपको थोड़ा रखेंगे। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धन्यवाद त्रिपाठी जी, हाँ सुन रहा हूँ। जी बृजमोहन जी, वहां के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो हैं वो लगातार 16वें दिन हड़ताल पे हैं और उसमें कई ऐसी स्थिति में है जो नाजुक स्थिति में चले गए हैं, उनकी हालत गंभीर हो रही है। उनका कहना है कि आज तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया उनसे चर्चा करने, उनको सांत्वना देने। देखिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो योजना समाप्त कर दी और इसलिए उनकी सर्विस समाप्त हो गई है। जी। इसमें राज्य सरकार ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से वो परमानेंट कर्मचारी नहीं है जी, और उनको उसी कंडीशन पर रखा गया था, इसलिए इसमें राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सेवाएं समाप्त कर दी, इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त हो गई। जी अग्रवाल जी, एक बड़ी बात यहाँ है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए थे, इतने दिन तक उन्होंने सेवाएं दी और इस दौरान जब वो सेवाएं देने लगे तो वो भी एक तरह से वो हो गए, ठंडे पड़ गए, उन्होंने कहीं दूसरी जगह अप्लाई नहीं की, उनका इतने दिनों तक अनुभव रहा। तो कम से कम ऐसा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार वो बाकायदे वो इसमें सर्व ज्ञान संपन्न है, तो उनको कहीं और एडजस्ट करने की बात की जा सकती है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए होती हैं और जब तक वो योजनाएं चलती हैं तब तक उसमें लोग काम करते हैं, उनके बाद में उनकी सेवाएं समाप्त हो जाती हैं जी। तो अगर वो लोग आकर चर्चा करना चाहें तो चर्चा करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है, परंतु अगर जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है और जिस प्रोजेक्ट में उनको लिया गया था वो प्रोजेक्ट समाप्त हो गया, इसलिए उनकी सेवाएं समाप्त हो गई। छत्तीसगढ़ में और भी सारे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जरूरत है, क्या आप उनको वहां एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे? अगर वो लोग आकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तो जो भी रास्ता निकाला जा सकता है वो हम कोशिश करेंगे निकालने की। एक तरफ यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता के लिए बहुत संवेदनशील है, ऐसे में अगर सरकार की तरफ से ही कोई प्रतिनिधि उनके पास जाता है और चर्चा करता है तो शायद बेहतर होगा। उन्हें देखिए, जिनकी तकलीफ है उनको आकर मिलना चाहिए, वो मिलकर बात करें तो निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक सरकार उनकी बातों पर विचार करेगी। जी, उनका कहना है कि हमने कई बार प्रयास किया, कोई जो उचित जो फोरम है, उचित प्लेटफॉर्म है, वहां हमको समय ही नहीं मिला। मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा कहीं नहीं है जी। वो आकर मिल सकते हैं, मुझसे भी आकर मिल सकते हैं, वो मिलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी बात जहां तक पहुंचाना है हम पहुंचाएंगे। जी जी जी, हमारे साथ राजेश सिरोठिया हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी राजेश जी। ब्रजमोहन जी, आपने खुद विपक्ष की राजनीति में रहते हुए कई कर्मचारियों को जिस तरह से जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होते हैं उनके सम्मिलन के लिए आपने मांग उठाते रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है कि वो क्या उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती है। अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं कर रहे हैं, उनमें तो एक एरोगेंसी आई गई है
लेकिन बीजेपी के नेता तो जाके उनसे मिल सकते हैं। नेता कोई 16-17 दिन से आमरण अनशन पर बैठा हुआ है तो थोड़ा बनता है ना। मना नहीं किया है, अगर वो बात करना चाहते हैं तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं सबके, और वो किसी भी हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्री जी से लेकर हमसे किसी से भी चाहे तो वो बात कर सकते हैं, बातों के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। जी बृजमोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि आपसे मिल सकते हैं, ये मैसेज हम जरूर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हड़ताल पे हैं उनको देंगे कि एक बार आपसे जाके वो जरूर संपर्क करें। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी शर्मा जी, आप अपनी बात रख रहे थे। मैं सर अपनी बात को वहीं से शुरू करूंगा कि जो प्रदेश की सरकार ने हम लोगों से वादा किया और कहा भी कि हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान देंगे। जी। आज सबसे बड़ा संकट हमारे सामने ये आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने मन से 3200 और 3600 का ग्रेड पे बना लिया। जी। अगर केंद्र में 7वां वेतन आयोग में जैसा कि यह है कि वहां पर 32 जो वेतनमान है उनको मर्ज करके 13 वेतनमान बनाएंगे, तो निश्चित रूप से 3200 और 3600 का वेतनमान तो वहां पर है ही नहीं। तो जो 3200 और 3600 की ग्रेड पे में यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। दूसरी बात ये थी कि चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे अन्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, ये हुआ कि 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे उनको चूंकि 6 महीने का नुकसान हो रहा था, इसलिए एक अतिरिक्त वेतनमान देने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश में भी इस बात को हम लोगों ने रखा और उस समय माननीय प्रमुख सचिव हुआ करते थे मनोज श्रीवास्तव जी, उनसे फाइनल चर्चा हो गई। उन्होंने कहा साहब अगली कैबिनेट में जा रहा है, आ जाएगा। दूसरे दिन मालूम पड़ता है कि साहब मामला लंबित हो गया क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। हमारा ये कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी भी इस प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्रदेश की जनता के रूप में भी उनको देखा जाना चाहिए। लेकिन जब प्रदेश के कर्मचारियों की बात आती है तो क्यों सरकार इस बात को कहती है कि हमारे पास में पैसा नहीं है। वहीं शर्मा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी मांग भी जायज हो सकती है, आप केंद्र के समान वेतन की मांग भी कर रहे हैं। 2 बातें हैं हमारी, क्या आप केंद्र के जो कर्मचारी हैं जितने घंटे उनका फिक्स है, जितना वो काम करते हैं, क्या आप लोग करते हैं? बिल्कुल हमारी सहमति है, बल्कि अब तो हम लोगों को सहमति की बात है। जब आपको कहा गया कि 9 बजे से 6 बजे तक 5:30 बजे तक का टाइम रखा जाए तो आप लोगों ने उसका विरोध कर दिया। अंत में सिर्फ 40 मिनट की सहमति बनी आप लोगों के बीच में। 40 मिनट की सहमति के बल्कि हम तो कहते हैं कि 40 मिनट की भी सहमति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि सरकार ने हमको एक दूसरा प्रस्ताव भी दे दिया कि जो अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारी छुट्टियां हैं उन सारी छुट्टियों की भी कटौती करेंगे। लेकिन हमने कहा ठीक है, हम जो छुट्टियां इस प्रकार की हैं कि वर्ग विशेष के लिए हैं, उन पर अगर सारे लोगों को छुट्टी दी जाए तो वो कोई मायने नहीं रखती है। दूसरी बात यह है कि आप देखिएगा योजनाएं बड़ी हैं, कर्मचारियों की भर्तियां खत्म हो गई हैं। आज जो कर्मचारी काम कर रहे हैं इतने ज्यादा तनाव और स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, समय का तो वहां कोई पाबंदी नहीं है। हमको हर छुट्टी पर कार्यालय जाना पड़ता है। हम लोग सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6 और 8 बजे। आप अगर कभी उधर से निकले मंत्रालय में गाड़ियों को देखें, आपको 8 बजे भी ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारे कर्मचारी। तो फिर आधिकारिक तौर पे आपने सहमति क्यों नहीं दी कि ठीक है हम तैयार हैं 6 बजे तक काम करने के लिए? नहीं, देखिएगा हमको सारे लोगों को, हम कोई व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करते हैं, हम अपने सारे कर्मचारियों, आप सारे कर्मचारियों की तरफ से यहाँ बात कर रहे हैं तो हम आपसे ही सीधे बात करेंगे क्योंकि आप उनके नेता हैं। बिल्कुल 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 पंडित जी। तो देखिएगा हाँ, बहुत सारे मामले ऐसे जिनमें हमारे यहाँ पर एक तो कन्वेंस की बात है कि कन्वेंस हमारे पास में उतना प्रॉपर नहीं है। हमारे साथ में महिला कर्मचारी हैं। अब आप देखिएगा कि सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति यह है कि विंध्याचल भवन से ही एक महिला कर्मचारी ऑटो से उतरती है और उसकी चेन खींच ली जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हमको महिला कर्मचारियों का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे मिलकर के माननीय वित्त मंत्री जी से हमारी चर्चा हुई, वित्त मंत्री जी ने भी हमको यही प्रस्ताव दिया, हमने उस प्रस्ताव को नहीं। तो जो केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र के समान वेतन आयोग की, तो जो केंद्रीय कर्मचारी है वो 6 बजे तक वहाँ महिलाएं नहीं है क्या? वहाँ भी तो महिलाएं हैं। है ना, हमारे यहाँ पर भी काम करने को तैयार हैं, लेकिन चूंकि सरकार का जो प्रस्ताव था हमने उसी प्रस्ताव को स्वीकार किया। हाँ जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने हमको जो प्रस्ताव दिया कि भाई हमने कैलकुलेशन कर लिया है, हमको 40 मिनट का समय बढ़ाना है, हम लोगों ने उस पर सहमति दी। केवल ये बात जरूर हुई कि आधा घंटा हमको आगे बढ़ाना है कि पीछे बढ़ाना है, उस पर हम लोगों ने कहा कि आप हमको 10-15 दिन का टाइम दीजिए, और उसके बाद में हमने माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी लिखित सहमति दे दी। नहीं तो 10-15 दिन के टाइम में आपने क्या लिखित सहमति दी? पहले बढ़ाना है कि बाद में बढ़ाना? नहीं, हमने कहा कि हम 15 मिनट आगे बढ़ाएंगे, 15 मिनट पीछे बढ़ाएंगे, और 10 मिनट का जो हमारा लंच ब्रेक है उसको हम कम करेंगे। इस प्रकार से हमारे 40 मिनट हुए। और उसी समय वित्त मंत्री जी ने हमसे ये कहा कि कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जिनको हम कम करना चाहते हैं, उस पर भी हमने अपनी सहमति व्यक्त की। जी, आपकी कौन सी मांगे, हम इस पे बाद में आएंगे, लेकिन राजेश जी
वहां के पास आते हैं। हमारे साथ दो दर्शक हैं अलग अलग जगह से, दमोह से हैं हमारे साथ चंद्रप्रकाश जी अपना सवाल करें। जी सर मेरा सवाल विजय वर्गीय जी से है। जी सर, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक आपसे सर एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। पूछ लीजिए, हम आपके लिए सवाल के लिए कहे हैं, थोड़ा सा जल्दी पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर 3 विभाग हैं सर, जैसे आपका पंचायत और ग्रामीण विकास और सर आपका स्वास्थ्य और लोक शिक्षण संचालनालय जी। तो सर इनकी जो सर संविदा कर्मचारी हैं सर, उनके लिए सर आपने ट्रांसफर नीति घोषित कर दी है सर। शिक्षा सहित बाकी सब विभागों के लिए सर आप ट्रांसफर नीति आपका नेटवर्क, आप नेटवर्क में नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ विभागों की आपने ट्रांसफर नीति घोषित कर दी है सर संविदा कर्मचारियों की, लेकिन शिक्षा विभाग की नहीं की है। तो सर इसके लिए पूछना चाहता हूं। जी दीपक जी, आपने सवाल सुना होगा, हम आपसे उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और छतरपुर से दर्शक हैं। मुन्नालाल जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। जी सर, मेरा सवाल सर दीपक जी से है। जी उन्हीं से होगा, मुझे मालूम है, सत्ता पक्ष से वही बैठे हैं। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर जैसे हड़ताल हो रही है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जी, तो सर इसमें कहीं ना कहीं सर क्या प्रशासन की कमी है? कुछ केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हड़ताल हो रही है और अन्य जगहों पर नहीं हो रही है? जी दीपक जी, आपसे 2 सवाल आए हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं के मिश्रा जी हमारे साथ फोन पे। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू, मैं आपकी आवाज बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी मिश्रा जी, आज जिस तरह से देखा गया कि ठीक है कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं, एक अध्यापक, बहुत दुखद बात है कि किसी अध्यापक ने सुसाइड किया। आप लोगों ने मुख्यमंत्री और नंद कुमार सिंह चौहान के खिलाफ जहांगीरा जो हबीबगंज पुलिस स्टेशन है वहां जाके रिपोर्ट लिखाने के लिए आप लोगों ने पहल की। क्या कर्मचारियों का राजनीतिकरण करना उचित है? देखिए, मध्य प्रदेश इन दिनों आर्थिक और प्रशासनिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है जी। यदि प्रदेश पर 1.5 लाख हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है तो वहां उसी प्रदेश में चंद नौकरशाहों को आप छोड़ दें जो सरकार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उसके अलावा अधिकांश नौकरशाह, अध्यापक, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, नर्सेस सभी आंदोलन की राह पर हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनकी न्यायोचित मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना है। और एक दुखद स्थिति तब हुई कि जब एक अध्यापक ने पुलिसियाई बर्बरता और मुख्यमंत्री द्वारा उनकी न्यायोचित मांग नहीं मानने और माननीय नंद कुमार चौहान जी द्वारा कहे गए अपशब्दों को लेकर आत्महत्या जैसा अप्रिय कदम उन्होंने उठाया है। तो यह एक स्वस्थ और निर्वाचित लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के लिए एक कलंक साबित हो रहा है। इन स्थितियों को बेहतर नहीं कहा जा सकता है। मिश्रा जी आपको याद दिला दें, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो 27,000 दैनिक भोजन कर्मचारी को एक झटके में निकाल दिया था। उस समय कांग्रेस की संवेदनशीलता कहां गई? नहीं, तो हमने यदि निकाल लिया था तो हमने उसका भुगत भी लिया है त्रिपाठी साहब जी। तो जरूरी नहीं कि हर जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी वही करे जी। और हमने उसका भोग भी लिया है जो हमारे कुछ गलत निर्णय हुए होंगे तो इसे स्वीकारने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जी मिश्रा जी, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, गुरुजी के नाम से जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी उस समय उनका वेतनमान 600, 1200, 1500 इस तरह था। आज वही अध्यापक 18,000, 22,000, 20,000 पा रहे हैं। नहीं तो निश्चित तौर पर जब महंगाई की मार हो रही है तो उस प्रपोर्शन से उनकी सैलरी बढ़ी है। आज जो शिक्षक पहले 250 रुपए या 150 रुपए कमाता था 1970 और 60 के दशक में, आज वो 25,000 कमा रहा है। तो ये देश की प्रगति का सूचक है जी। कहीं ये राजनीतिकरण जिस तरह आप लोगों ने कहा, अरुण यादव जी ने कहा कि हम शिक्षकों के साथ पूरी तरह से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो अध्यापक संघ जो है उसको आपने मिलाने के लिए क्या आपकी सरकार आएगी तो उनको कुछ आश्वासन दिया है आपने कि हम आपके लिए क्या करेंगे? देखिए, चाहे अध्यापक हो या अन्य कर्मचारी हो, वे समाज के अंग हैं और वो मतदाता भी हैं। और राजनीतिक दल यदि अपने मतदाताओं के हित और अहित के मामले में नहीं सोचेंगे तो झांझ मंजीरा तो हमें बजाना नहीं है। हमने लाश पर रोटी थोड़ी सेक रहे हैं। हम तो कर्मचारियों की वाजिब मांगों के लिए यदि हम अपनी न्यायोचित मांग से उनके समर्थन करते हैं संवैधानिक अधिकार के तहत, तो ये कोई राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं कहा जाएगा। जी मिश्रा जी, लोगों ने लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकी, उन्हें तो कम से कम हमें कहने का अधिकार नहीं है। मिश्रा जी
अगर आप पार्टी लाइन से हट के अगर सोचें, सिर्फ प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश की जो स्थिति है, आपकी सरकार होती तो भी यही स्थिति होती। जो आर्थिक स्थिति है उस समय इनकी मांगे जिस तरह से अगर मान ली जाएंगी तो आपको अंदाजा है कितने हजार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा प्रदेश सरकार पे? नहीं तो आप उनसे पूछिए ना कि जिन्होंने 8 प्रदेश में इन्वेस्टर मीट आयोजित किए और करीब 10 विदेश यात्रा करके 100 करोड़ रुपयों का खर्चा कर दिया है, तो उससे प्रदेश को क्या मिल रहा है? कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है और विदेश यात्राओं इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों को लुटाने के लिए आपके पास पैसा है। ये क्या डेमोक्रेसी है? जी मिश्रा जी हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो आपने प्रश्न खड़े किए हैं उसका वो प्रत्युत्तर करना चाह रहे हैं। जी दीपक जी हमारे मित्र ही नहीं सिर्फ भाई भी हैं, वो बिल्कुल कहें मुझसे। जी भाई से सवाल कर ले, आपने सवाल उठाए हैं, दीपक जी उत्तर देंगे और दीपक जी संभवतः उत्तर नहीं देंगे, सवाल करेंगे। जी दीपक जी बिल्कुल कहें दीपक जी। नहीं देखिए, मेरा निवेदन ये है कि के मिश्रा जी ने पहले तो एक बात कही कि साहब हम झांझ मंजीरे बजाने के लिए नहीं है और राजनीति तो करेंगे। तो राजनीति करें लेकिन जनता के हितों के साथ ना करें। मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं के मिश्रा जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लंबे समय तक वकालत करते रहे हैं। ये 5 लाख कर्मचारी इनके वेतन और भत्तों के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए हैं। और अगर कोई वाजिब वजह नहीं है और न केवल दबाव बनाने के लिए 7.5 करोड़ लोगों को परेशान करने का कोई प्रयास होता है, तो मैं समझता हूं इस तरह की बातों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी इससे अलग रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारियों की मांगे हैं वो कांग्रेस के दौर में क्या थी और आज क्या थी। मैंने पहले भी कहा कि कर्मचारियों की जो वेतन है 4 गुना से लेकर 5 गुना तक बढ़े हैं और जो संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन तो 8-10 गुना तक बढ़े हैं। इतनी वृद्धि हिंदुस्तान में किसी और राज्य में नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सरकार कर्मचारियों के लिए पूरी तरह संवेदनशील है, ये इस बात से जाहिर है। लेकिन संसाधनों की एक सीमा है। मध्य प्रदेश के संसाधन केवल कर्मचारियों पर नहीं झोंके जा सकते, किसानों की भी अपेक्षाएं होती हैं, महिलाओं की अपेक्षाएं, दलित वर्गों की अपनी अपेक्षाएं, आदिवासियों की अपनी अपेक्षाएं, शिक्षा में अपना इन्वेस्टमेंट होना है, तमाम जगह जो काम होते हैं। तो बजट की सीमाएं कर्मचारियों को कितना दिया जा सकता है और उसके अलावा अगर उस तरफ ज्यादा धकेलेंगे तो निश्चित तौर पर विकास की दूसरी योजनाएं प्रभावित होंगी, वंचित वर्ग प्रभावित होंगे। तो इस सारे नजरिए को न्याय संगत ढंग से सोचना जरूरी है, चाहे विपक्षी दल हो, सत्तारूढ़ दल हो या आम नागरिक हो। जी मिश्रा जी आपने दीपक जी का प्रश्न भी सुना, उत्तर भी सुना। जी मैं दीपक जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि दीपक जी कृपा पूर्वक मुझे बताएं कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार तो 1.5 साल पहले इस देश में काबिज हुई है। उसके बाद यूपीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस दौरान मध्य प्रदेश की विकास योजनाओं को, सिर्फ मध्य प्रदेश को नहीं, जहां जहां हमारी सरकारें नहीं थी उन पर भी अथाह धन लुटाया है, खूब पैसा दिया है। और तब आप कहते थे कि यह सरकार का कर्तव्य है और हमारा अधिकार है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि जो आज आप या नंद कुमार चौहान जी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर तिरछी भाषा बोल रहे हैं, आज किसानों की बात ले लीजिए। हमारी सरकार ने, किसानों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपकी सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के बाद 526 करोड़ रुपए किसानों को आपदा के लिए दिया था। तो मिश्रा जी यहाँ कर्मचारियों की बात हो रही, किसानों फिर बहुत लंबा बहस छिड़ जाएगी। यहाँ कर्मचारियों की बात हो रही है। तर्क तो कहने दीजिए जी, तर्क तो कहने दीजिए कि सरकार में नहीं रहने और रहने का अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, किसान का जब मुद्दा आएगा तब हम आपका किसानों की मौत के बाद ना दिल्ली ने एक पैसा दिया, ना मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया। तो कर्मचारियों को नहीं देंगे, किसानों को नहीं देंगे तो काहे को सरकार चला रहे हैं? विदेश जाके, टोक्यो जाके, जापान चला के वही चलाए ना, अपना काम करें। जी 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 त्रिपाठी जी दीपक जी। हाँ देखिए, मेरा निवेदन यह है कि के मिश्रा जी अगर पिछले 10 वर्षों का परिदृश्य देखेंगे तो हमने किसानों के लिए जो काम किए हैं वो भी असीमित हैं। और मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार देश भर में पिछले 65 सालों में ऐसा नहीं कर पाई है। पहली बात गिनाऊंगा मैं, 0% ब्याज दर पर हमने ऋण देने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ से ज्यादा का 15,000 करोड़ का ऋण दिया जाता है 0% ब्याज दर पर। मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का बेहतर विस्तार किया गया है। केवल 2003 की अगर स्थिति देखें, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित थी, आज 30 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित है। तो किसानों के इसमें बहुत काम हुए और इसी वजह से मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि समाज के लिए बेहतर नजरिया क्या है, समाज के लिए सकारात्मक नजरिया क्या है। और कांग्रेस इस समय जो है वो एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। ये मुद्दा दूसरे दीपक जी, मुद्दा ये शिक्षक कर्मचारियों का है, शिक्षकों का है, चले गए हम किसानों के उसमें। मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली बार जब किसान का मुद्दा होगा तो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पैनल में बैठेंगे। मिश्रा जी बिल्कुल, हर मुद्दे पर मैं तैयार हूँ। जी 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 मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपक जी, क्योंकि मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा, समय हमारे पास कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ कर्मचारियों के मुद्दे तक ही आज सीमित रहे। वक्त हो चला है हम राजेश जी से टिप्पणी लेने का। राजेश जी, आपने अभी मिश्रा जी को भी सुना, आपने ब्रिजमोहन जी को भी सुना, आपने दीपक जी को भी सुना और कर्मचारी नेता को भी सुना। अब आपकी इस पूरे उसके जो बहस थी उसका निचोड़ हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या की बहस के दौरान विषय बहुत मल्टी डायमेंशनल हो गए जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कर्मचारियों की हड़ताल क्यों जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है जी। तो सबसे उसका जो बुनियादी कारण है वो ये है कि 7वां वेतन आयोग। राजेश जी, अगर आप अनुमति दें तो हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं, हम चाहेंगे आप उनका भी उत्तर दे दें। अब अनुमति दें। दमोह से हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत, अपना सवाल करें, आपका उत्तर राजेश जी निश्चित तौर पे देंगे। आज जो विभागों के कर्मचारी हड़तालों पर जा रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों, गांधीगिरी और वोट बैंक का हवाला देकर मांगे मनवाते हैं और आमजनों को परेशान करते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों की चुनाव के समय घोषणा पत्र की राजनीति नहीं है, जो वोट पाने के चक्कर में इनके मन में लालच भर देती है। चुनाव के समय घोषणा पत्र में सत्ता पक्ष आते हैं तो भूल जाते हैं, विपक्ष से लोग उकसाते हैं। जी, ये आपकी एक अच्छी राय आई है राजेश जी। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ये अगूढ़ प्रश्न भी है, राय भी है, उसका भी उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन हमारे साथ एक सीधी से दर्शक है, अरविंद दुबे जी। अरविंद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मेरा सवाल दीपक विजयवर्गीय जी से है। जी, जब आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो आपकी आवाज आ पाएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरा सवाल दीपक विजयवर्गीय जी से है। जी जी जी, मेरा सवाल दीपक विजयवर्गीय जी से है। जी। हेलो। हाँ, सवाल करें आप। हाँ, दीपक जी ने अभी कहा कि ये लोग काम नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए हड़ताल करते हैं। तो मैं ये बता दूं दीपक जी को, नहीं ये नहीं कहा, दीपक जी मना कर रहे हैं। कतई नहीं कहा, ऐसी बात तो कतई कोई बात ही नहीं इस तरह की। नहीं आप दीपक जी ने ये कहा कि हमने बहुत दिया और ये लोग जो हड़ताल करते हैं तो ये जनता हमने नहीं दिया, सरकार ने बहुत दिया है, पूरी संवेदना के साथ विचार किया है। 4 गुना से लेकर 8-9 गुना तक वृद्धि हुई है कर्मचारियों के वेतन में। आपने हड़ताल को अवैधानिक कहा कि हड़ताल अवैधानिक खाली अवैधानिक नहीं, अनैतिक भी मानता हूं मैं, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं। और अगर जनता की सेवा में कोई व्यवधान होता है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के अधिकारों में कोई कमी आती है, केवल कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उनको दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर नैतिक रूप से भी कतई सही नहीं कहा जा सकता, वैधानिक रूप से भी गलत है। ये जो आपकी पार्टी के विमाननीय है, उन्होंने कहा था कि हड़ताल हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमने देश की आजादी हड़ताल करके ही प्राप्त की है, जो सत्याग्रह का एक रूप है। वो सारी बातें मैंने पहले रख दी हैं। ये आजादी का आंदोलन नहीं चल रहा है, आपको जनता की सेवा करनी है। जी, अंग्रेज लोग नहीं बैठे हैं सत्ता में, जनता की सेवा करने वाले बैठे हैं। जी अरविंद जी, हमारे साथ और भी बहुत सारे दर्शक हैं, धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। जी, नीमच से हमारे साथ हैं संजय जी अपना सवाल संक्षेप में करें जिससे हम उत्तर ले सके अतिथियों से। सर, मेरा दीपक जी से यह सवाल है जी कि ये कह रहे कि शिक्षकों को सबसे ज्यादा वेतन मध्य प्रदेश में मिल रहा है। जी, सबसे ज्यादा वेतन राजस्थान में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? राजस्थान में। जी, राजस्थान में। जी। और दूसरा सवाल ये है कि जो मोदी जी जो सपना लेके आए वो शिवराज जी सरकार खत्म कर रही है। वो कैसे आप बोल सकते हैं? मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि शिक्षक जाति बहुत बड़ी है। जी, क्या बड़ी? शिक्षक जाति बहुत बड़ी है। अगर 5 गुना में गुणा करोगे तो आप शिक्षक को डबल हो जाएंगे, कि उसका परिवार, उसका माँ सब बढ़ जाएंगे। जी जी, दीपक जी आप सवाल समझ गए हो तो आप ही उत्तर दीजिए। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि वो सारी बातों की व्याख्या गलत तरीके से कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जितने गुना वृद्धि हुई है, जितना वेतन में वृद्धि हुई है, उतना हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई है। अगर राजस्थान में वेतन ज्यादा है तो वहां पहले से ज्यादा वेतन रहे होंगे, एक बात। दूसरी बात क्या रहता है कि वेतन का जहां तक संबंध होता है उस राज्य की परिस्थितियों से भी होता है। तो जिन राज्यों की बेहतर स्थिति होगी, अगर कर्नाटक की आर्थिक स्थिति बेहतर है, अगर महाराष्ट्र की बेहतर है या तमिलनाडु की बेहतर है, और वो ये तुलना करेंगे बिहार के कर्मचारियों को भी उतना वेतन मिल जाए, उतनी सारी सुविधाएं मिल जाएं, तो ऐसा संभव नहीं होता। एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय के बीच के जो संबंध होते हैं वो आर्थिक स्थितियों पर भी निर्भर करते हैं, वहां पर एम्प्लॉयर की क्या स्थिति इस पर निर्भर करते हैं। तो तुलना तो कतई कहीं ठीक नहीं करी जा सकती, और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से हमेशा तुलना करना वो भी कतई ठीक नहीं है। केवल मूल बात यह है कि जब आप एम्प्लॉय किसी
किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, किसी नौकरी को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर जो आपकी जो अनुबंध होता है उसमें कोई कटौती तो नहीं की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि सुविधाओं में लगातार विस्तार ही हुआ है, सुविधाएं लगातार बढ़ी हैं, वेतन लगातार बढ़ा है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि 12-13 साल पहले जो कर्मचारियों ने कल्पना नहीं की थी, उतनी ज्यादा सुविधाएं भी बढ़ी हैं, उतने ज्यादा वेतन भी बढ़ा है। तो जो हड़ताल को अपने माइंडसेट में बना के रखना कि साल 2 साल में हमको हड़ताल करना ही है, ये जायज नहीं है और ये कहीं ना कहीं जनता के हितों पर कुठाराघात है। जी, हम शर्मा जी के पास जाएंगे, लेकिन राजेश जी, अभी दीपक जी ने जो कहा, मैं चाहूंगा कि उस पर भी आप बोलिए। अब तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ दीपक जी की बात से। जो बात कह रहे हैं, इतनी ज्यादा बड़बोलापन और एरोगेंसी सरकार में दिख रही है, वो नहीं होना चाहिए। चाहे अध्यापकों का मामला हो, चाहे इनके अध्यक्ष का मामला हो। अध्यापकों के मामले में इनके अध्यक्ष ने जो कहा, ये टोटल एरोगेंसी है। और इस तरह का व्यवहार जो है, इनको वही रास्ता दिखाएगा जो कांग्रेस को दिखाया था कर्मचारियों ने। मैं कहता हूं कि आप देखिए, संजीदगी से सुनिए, बात के मूल को समझिए। आप ये क्यों नहीं कहते, कभी कोई IAS अफसर है, एलिट क्लास का अफसर है, वो हड़ताल करता है? कभी नहीं करता। लेकिन सारी उसके लिए नैतिकता से सारी चीजें उसको सुविधाएं मिलती हैं। सवाल ये है कि ये सारे वेतन आयोग, किसने कहा था आपसे कि आप जो है केंद्र के वेतन आयोग को राज्य में लागू करिए? राजेश जी, क्लास 1 अधिकारी भी हड़ताल करते हैं? नहीं करते हैं। IAS अफसर, एलिट IAS, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, एलिट अफसर की बात कर रहा हूँ। जो मैं एलिट क्लास के अफसर की बात कर रहा हूँ, वो हड़ताल नहीं करते हैं और उनको हड़ताल किए बगैर वो सब मिल जाता है और उससे ज्यादा मिल जाता है। सवाल इसका नहीं है। मैं बात दूसरी कह रहा था। आपको किसने कहा था कि आप वेतन आयोग जो केंद्र का है वो आप राज्य में देंगे? आप ही सरकारें, कांग्रेस और भाजपा सबने दिया। तो दिया तो फिर अपने आधे अधूरे मन से क्यों दिया? आज समझते ये है, मैं जो मूल बात जो समझ पाया हूँ और जो यहाँ पर है, वो ये है कि जो एक 7वें वेतन आयोग की का जो खाना पक के तैयार हो रहा है, उसकी गंध जो फैल रही है, उससे जो लग रहा है, उसकी खुशबू जो है महक, कि अब सब कर्मचारियों को लगता है कि हमारी 6ठी वेतन आयोग की जो विसंगतियां वो तो दूर हो जाएं। चाहे अध्यापकों का मामला, उनका भी यही है कि आप 7वां वेतन आयोग लग जाएगा। आप खुद तक 2003 में इस बात पे आए थे कि समान वेतन समान काम के नारे के साथ, आपने नहीं दिया आज तक। 7वां वेतन आयोग आ गया, 6ठा वेतन आयोग नहीं दिया। आप ये कर्मचारियों की बात करें, इनकी इतनी विसंगतियां चल रही हैं 4थे, 5वें, 6वें वेतनमान की, अब उनको आप दूर नहीं करोगे, 7वें फिर नई विसंगति खड़ी कर दोगे। आप 10 का 10 मानते कहाँ हैं? तो बोलते क्यों हैं आप नहीं कर सकते? आपके संसाधन नहीं करते। आप बात कह रहे हैं कि उसकी कि आप राजस्थान में ज्यादा, इसलिए कि वहाँ अब मध्य प्रदेश से ज्यादा उन्नत है क्या राजस्थान? छत्तीसगढ़ जो भी आपसे अलग हुआ है 12-13 साल पहले, वो छत्तीसगढ़ राज्य की वेतन इन्हीं अध्यापकों का, जो शिक्षा कर्मी कल्चर जो कांग्रेस देके गई थी, इन्हीं अध्यापकों का वहां पर बेहतर पुनर्वास हुआ और शानदार उनसे सैलरी मध्य प्रदेश से ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजेश जी सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए। बंद करे गए तो ऐसा है, देखिए वहाँ की जरूरतें और सब सारी चीजें देख के करते हैं, लेकिन वहाँ पर वेतन ज्यादा मिल रहा है। मैं आपको भी पूरा कंपेरेटिव चार्ट दे सकता हूँ। सवाल इसका है कि जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी जो बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं पहले से, ये आंदोलन इसलिए। फिर तीसरी बात ये है कि संवादहीनता की स्थिति ये है, सिर्फ राजनीतिक स्तर पे जो बयान आ रहे हैं, अकेले वो जिम्मेदार नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर जो जिस तरह से इन्ह्यूमिनिटी दिखाई जा रही है, जिस तरह की असंवेदी रवैया दिखाया जा रहा है, जिस तरह से संवादहीनता का दिखाया जा रहा है, ये 6वां चरण में जो सामूहिक अवकाश लिया है इन लोगों ने, पिछले 5 चरण जो है ये एक करके ये आगाह करते हैं, कोई बात करने की फुर्सत नहीं किसी को। मतलब आपका कहना है कि ब्यूरोक्रेट के चलते ये सब हो रहा है? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और इनके जो राजनेता हैं वो ज्यादा उनके ब्यूरोक्रेसी के पढ़ाए सिखाए में ज्यादा उनकी तोता रट्टू की तरह उनकी बोल रहे हैं। उनको सब पहलू हैं। देखिए, आपको सत्ता में लाने वाला यही शिक्षक वर्ग था, यही कर्मचारी वर्ग था। कि भाजपा अगर इस तरह का एटीट्यूड करेगी तो वही कांग्रेस की दशा को प्राप्त कीगी, जो कि 2003 में कांग्रेस में और बुरी दुर्दशा थी इनकी। इनको सतर्क होने की जरूरत है अगर इनको अच्छी तरह से राज चलाना है। जी राजेश जी, आपकी अनुमति हो तो हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, हम उनके सवाल ले लेते हैं। सिलवानी से हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। राघवेंद्र जी, अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, फिर सवाल करें, हमारी आपसे गुजारिश है। तो लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं, या वो संपर्क नहीं करना चाह रहे। रीवा से हमारे साथ दूसरे दर्शक हैं, मुनि प्रसाद जी, अपना सवाल करें। हेलो। हाँ, सवाल करें मुनि प्रसाद जी अपना। सर प्रणाम। जी प्रणाम, सवाल करें, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। विजय वर्गीय जी से विनम्र निवेदन है। जी सर, 6 साल से महिलाएं ट्रांसफर के लिए तरस रही हैं अध्यापक संवर्ग की। जी 6 साल से, इसमें उनका क्या पैसा लगेगा?
जी, वो अपनी सीनियरिटी छोड़ रही हैं और 6 साल से तड़प रही हैं, परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर। मैंने ठीक है, आपने विश्लेषण किया। मैंने आपका कहना है कि शिक्षक वर्ग में भी एक ट्रांसफर नीति बननी चाहिए। इसके पहले दीपक जी हमने और इसमें बहस की थी, पैनल बैठा था, दीपक जी ने कहा कि बिल्कुल ये सही है। और क्यों दीपक जी, और इसकी बात आप सामने रखेंगे? नहीं, बिल्कुल। असल में क्या है कि ये जो संवर्ग है वो सीधे शिक्षा विभाग का नहीं है, और जो नगरीय निकाय हैं या जो ग्रामीण निकाय हैं उसके कर्मचारी सीधे तौर पर संविदा के तहत है। अब वो उसको बदलने में, क्योंकि जो अनुबंध की स्थितियां हैं, जिस समय आपने नौकरी ज्वाइन की, वो स्थितियां आज तो जस की तस हैं, उसको ये बदलना चाहते हैं। ये हो सकता है कि उसमें निश्चित तौर पर कुछ कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है, उनके परिवार को दिक्कत हो रही है, तो बदलाव की जरूरत है। और मैंने निश्चित तौर पर ये बात ऊपर पहुंचा दी थी सरकार की तरफ भी कि इसमें सरकार का कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। और लेकिन अब ये निश्चित ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर और सरकार के स्तर पर कि जो नियम बदलेंगे उसमें क्या क्या उसके प्रभाव होंगे, तो उसमें कुछ समय लगता है। तो ये पारिवारिक स्तर से सोचेंगे तो मांग जायज है ये, और निश्चित तौर पर सरकार भी उस विषय में सोच रही है। जी मुनि प्रसाद जी, आप संतुष्ट हो गए हैं मुझे उम्मीद है। हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़ गए हैं सिलवानी से। राघवेंद्र जी अपना सवाल करें। जी, मेरा सवाल राजेश सोरेठिया जी से है। किससे? राजेश सोरेठिया जी, वरिष्ठ पत्रकार महोदय से है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे जी कि दिग्विजय सिंह की सरकार के अपेक्षा शिवराज जी की सरकार ने कर्मचारियों के हित में काम किए अपने नहीं किए, बहुत अधिक काम किए, ऐसा मेरा मानना है। उनका क्या कहना? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसकी तुलना में बहुत काम हुए हैं, शिक्षकों को बहुत सम्मानित तरीके से वो दिया गया है। लेकिन बीजेपी जिस वादे के साथ आई थी, मैं वो कह रहा हूँ कि समान वेतन समान काम का, उसकी तरफ बढ़ने में बहुत धीरे की रफ्तार से चल रहे हैं। एक दूसरी चीज जो अभी दीपक जी बात कह रहे थे, मैं इनकी बात को ही बात करता हूँ। अभी हाई कोर्ट का आदेश देके सारे अध्यापकों को बोला गया कि आप लोग काम पे जाइए, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। इसी हाई कोर्ट ने 2013 से एक निर्देश दे रखा है, आदेश दे रखा है कि जो सहायक शिक्षा अधिकारी एक नए वो बना है, एरिया क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी का एक नया वो बना है, लेकिन उसको हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ये नहीं मान रहे हैं। इन अफसरों को जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो आदेश के आदेश को मानते हैं, और जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं मानते हैं। और जहाँ तक इनकी अध्यापक संवर्ग की ट्रांसफर नीति का सवाल है, तो इस मामले में बहुत आप कार्रवाई करने के लिए आप डीपीआई खड़े हो जाते हो, और जब आप कहते हो उनको कुछ देना है तो आप कहते हो जी आप हमारा संवर्ग नहीं, नगरीय निकाय है, पंचायत है, तो आप फिर किस हिसाब से एक्शन करते हैं? जी आप माने ना माने, मेरा निवेदन ये है कि जो भी कर्मचारी हैं उनकी दिक्कत समझ रहे हैं, उनके साथ संवेदना है। लेकिन जब भी उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, उनको मालूम था कि पति रीवा में नौकरी कर रहा है तो पति रीवा में कर रहा है, पत्नी शेडोल में कर रही, तो या तो उनको ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। वो परिस्थितियां उनको मालूम थी, नियम उनको मालूम थी, सारी बातें उनके सामने थी। लेकिन अगर ये मांग जायज है, सरकार को संवेदना सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि सरकार को गलत कर रही है, क्योंकि कर्मचारी उसमें बदलाव चाहते हैं नियम में। तो और दीपक जी, और ये नियम बना था जब ये ज्वाइन किया था तब कांग्रेस की सरकार थी, उसने ही बनाए थे नियम, हम बदलेंगे नियम। जी, मतलब आपका कहना है कि सारे अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस बुरा कर गई तो उसका कोई दोष नहीं, उसको सुधार करने का काम भी तो हमारा है, वो तो देखना चाहिए ना उसको। नहीं, लेकिन एक मूल बात हमेशा ध्यान रखी जाने की जरूरत है कि जो भी 5 लाख कर्मचारी हैं उनका मूल जो रखने का ध्येय है वो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की सेवा है। लोक सेवा के नाते ही वो उसमें है, और उस जनता को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपनी मांग रखने का, अपनी बात रखने का तरीका हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा तरीका जिससे जनसेवा में, लोक सेवा में व्यवधान आता है, वो सरासर गलत माना जाएगा। अगर आप ये कहते कि हाँ हम अपने मुख्यमंत्री से कहेंगे, हम अपने ये ब्यूरोक्रेट से कहेंगे कि उन कर्मचारी नेताओं के साथ संवाद करके कोई बातचीत देखिए राजेश जी, दीपक जी की अपनी एक मर्यादा है, एक सीमा है, उसी के देखिए उस व्यवस्था में संवाद के तरीके हैं, लेकिन संवाद के तरीके कर्मचारियों की तय नहीं करेंगे ना कि नहीं आज ही बैठना पड़ेगा, आज ही आपको बता के जाना पड़ेगा। छठा चरण में लगता है 2 महीने में आया है ये, कुछ जो 5वें चरण 2 महीने में 1 दिन का 1 घंटे का टाइम नहीं मिला। चरण तक भी स्थिति में फिर आपके सामने एक बार दोहराना चाहूंगा कि सरकार का निश्चित संसाधन है। अगर सरकार के पास बजट के 100 रुपए आते हैं और उसमें अगर 100 रुपए में से 10 रुपए किसानों के लिए खर्च करना है, 5 रुपए आदिवासियों के लिए खर्च करना है, 5 रुपए कन्याओं के लिए खर्च करना है, 30 रुपए या 40 रुपए कर्मचारियों के लिए, तो उस हिस्से को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे उस हिस्से को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं किसानों पे आघात होगा, कन्याओं पे आघात होगा, महिलाओं पे आघात होगा, आदिवासियों पे आघात होगा। हमको सोचना पड़ेगा कि हमारा एक परिवार की तरह 7.5 करोड़ लोग
और एक अगर वर्ग की कोई मांग है तो न्याय संगत तरीके से पूरे हो, लेकिन दूसरे वर्ग पर कुठाराघात करके पूरी ना हो। दीपक जी राजेश जी हमारे साथ और दर्शक हैं, सागर से हमारे साथ दर्शक हैं। सचिन जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें, समय समाप्त हो रहा। हाँ सर, हेलो जी। हाँ, सचिन नाम तो सागर से बोल रहा हूँ सर। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी की अनुकंपा आश्रित आज जबलपुर के शक्ति जोन पे 11 मार्च 2013 से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं जी। पर शासन ने आज 940 दिन हो गए धरने के, पर सर दिग्विजय सिंह ने बिजली अनुकंपा आश्रितों को अनुकंपा पर रोक लगाई थी और मध्य प्रदेश शासन ने अनुकंपा चालू की है, मगर मौतों के बंटवारों के साथ। जी, मतलब जो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की अनुकंपा नियुक्त देंगे, लेकिन मिल नहीं रही है, आपका सवाल यह है? हाँ सर, यानी बिजली दुर्घटना से अगर मृत्यु होगी कोई कर्मचारी की तो ही अनुकंपा मिल रही है, और अगर बीमारी से कोई खत्म हो जाता है तो उसके लिए अनुकंपा नहीं दे रहे। मैं शासन के प्रवक्ता दीपक बजवर्गीय से पूछना चाहता हूँ। आपका सवाल आ गया है जी। इस संबंध में कई न्यायिक आदेश आ चुके हैं जी, और हर तरह की मामले में कोई निजी वजह है और उसमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ये न्यायिक आदेश आ चुका है कि ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार इस संबंध में कोई नया फैसला नहीं ले रही है, लेकिन जैसा उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि अगर काम करते वक्त कोई दुर्घटना होती है तो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, तो जो न्याय संगत बात है वो सरकार पहले से कर रही है, और जो चीज नियम में नहीं है वो सरकार अगर व्यवस्था के अनुरूप होगी, वो जनता की सेवा के अनुरूप होगी, तभी स्वीकार कर सकती है। सवाल ये था कि नहीं, आप समझे नहीं, वो बिजली विभाग की जो कंपनी बन गई है, तो बिजली कंपनियों ने अलग नियम बना लिए हैं। नहीं ऐसा कोई भी मौत पर अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा नहीं था। नहीं राजेश जी उनका सवाल ये था कि जो काम करते हुए करंट लगने से जिनकी मौत हुई है उनको मिलेगी, जो बीमारी से होते हैं उनको नहीं मिल रही है। ये उनका सवाल ये स्थिति नहीं, मैं समझता हूँ कि जो राजेश जी हैं वो बिजली कंपनियों के मामले में पहले भी आक्रोशित रहे हैं, इसलिए वो बायस होकर जवाब देना चाहते हैं, इंटरवेंशन करना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये है कि जो नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब एमपीवी कर्मचारी थे तब भी वो ऐसी स्थिति थी, आज अलग अलग कंपनियां बन गई हैं तब भी वैसी स्थिति है। अगर काम करते वक्त कोई दुर्घटना होती है। लेकिन दीपक जी, हम आपके नॉलेज में ये बात लाना चाहते हैं कि अब जो कंपनियां बन गई हैं उसमें बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं काम, वो ठेके पे रखते हैं, यहाँ तक कि लाइनमैन को। और जब आउटसोर्सिंग जो होती है, जब ठेके पे रखते हैं लाइनमैन, अगर उसकी करंट से मौत हो जाती है तो बोल देते हैं हमारे कर्मचारी नहीं है। एक बहुत बड़ी विसंगति है इसमें, अलग बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें फिर हम बहस करेंगे। हमारे साथ एक शाजापुर से दर्शक है उज्जवल जी, आपका स्वागत है, सवाल करें। सर, मैं दीपक जी से सवाल करना चाहता हूँ। जी दीपक जी, जिस तरीके से बातें करते हैं, या इनके बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं या अध्यक्ष महोदय हैं, तो क्या कर्मचारी एक मतलब नौकर है क्या? जिस तरीके से ये लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। देखिए, आपका सवाल पूछने का तरीका ही गलत है। आपको इस तरह हमारे अतिथि से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, माफ करिएगा जी। शर्मा जी, कल जो जिस तरह से आप हड़ताल पे जा रहे हैं, आपकी 16 मांगे हैं, निश्चित तौर पे आप अपने संगठन में अपने अन्य लोगों के साथ बैठे होंगे, तो ये भी तय हुआ होगा कि कौन सी हमारी प्रमुख मांगे हैं जिनको अगर मान ली जाती हैं तो हम बाकी मांगों को छोड़ देंगे। क्या आप बता सकते हैं? सर, हम तो ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन मांगों के बारे में पहले से सहमति हमको देकर के रखी हुई है, अगर उसी के आदेश निकल जाते हैं तो हमें हड़ताल की कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं आदरणीय विजय, हम चाहेंगे उनको थोड़ा सा गिनाएं, क्योंकि कल हड़ताल पे हैं पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग सुन रहे हैं। आप वो जो 16 मांगे हैं, उनको आपकी प्रमुख 3-4 मांगे हैं, उनको बताएं। बिल्कुल। हम सबसे पहली बात यह है कि जो 10, 20 और 30 वर्ष में शासन ने समयमान वेतनमान दिया हुआ है, उसको शासन जो है 10, 20 और 28 वर्ष में करे। उसके पीछे कारण यह है कि 2 वर्ष में बहुत सारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं जिनको कि इस वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी हमारी मांग है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी हुई है जिससे कि वो कंपनसेट कर सकें, उसी प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश निकलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो 5,000, 8,000 और 5500, 9,000 में 3200 और 3600 का ग्रेड पे दिया हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और इनको नुकसान हो रहा है, ये सरकार हमसे वादा कर चुकी है कि हम इनको पूरा करेंगे। ये 2 मांगे आपकी प्रमुख? जी। और भी कोई? इसके अलावा हमारे संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण है,
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार ने भेदभाव करके रखा हुआ है, मंत्रालय के कर्मचारियों को अलग वेतनमान दे रही है, विभागाध्यक्ष कार्यालय के लोगों को अलग वेतनमान दे रही है। आखिर ये विसंगति क्यों? क्योंकि हम ही लोग तो सारे के सारे प्रकरण को मंत्रालय भेजते हैं। सरकार भेदभाव की नीति को खत्म करे, मंत्रालय के कर्मचारियों को जो वेतनमान और सुविधाएं दी जा रही हैं वही वेतनमान और सुविधाएं विभागाध्यक्ष कार्यालय या राजधानी में कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। ये हमने सरकार को बहुत विस्तार से बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी जब चर्चा हुई, हमने उनको बहुत ज्यादा विस्तार से बताया। और आपने उनको विस्तार से बताया, ठीक है, विस्तार से ना बताएं, आपने संक्षेप में वो 4-5 जो आपकी प्रमुख मांगे हैं वो गिना दीजिए, और जिन 16 मांगों को आप छोड़ सकते हैं, 16 में से जिन मांगों छोड़ सकते हैं उसको बता दीजिए, क्योंकि आपके पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी सुनना चाहते हैं। देखिएगा, बहुत सारी मांगे ऐसी हैं जो विभाग से संबंधित हैं। अगर विभाग उनमें रुचि ले ले तो वो मांगे अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। जो बहुत सारी। और दूसरा, हम हड़ताल से किसी को प्रभावित भी नहीं करना चाहते हैं। त्रिपाठी सर, हम आपको बताएं कि हमने बिजली, पानी और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बिल्कुल छोड़ करके रखा हुआ है। प्रदेश की जनता को हम भी उतना ही चाहते हैं, और प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ हो ये हमने कभी भी नहीं चाहा। अगर सरकार हमसे संवाद कर रही होती, हमारे साथ में बैठ करके बात कर रही होती, तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ तो सरकार नहीं कर रही, आपने प्रयास किया क्या सरकार से बात? बिल्कुल, हमने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पर, हमने चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ पर, हमने जीएडी मिनिस्टर साहब के यहाँ पर, जब भी हमने अपने आंदोलन के चरण को प्रारंभ किया है, हम सबसे पहले सूचना देते हैं, हम अपना ज्ञापन देते हैं, और हर बार ये अनुरोध करते हैं कि हमसे बैठ करके बातचीत की जाए। क्योंकि हो सकता हो कि जो मांगे बहुत बड़ी लग रही हो, अगर हमारे साथ में संवाद होगा, निश्चित रूप से हम केवल मांग नहीं करते हैं, उसका समाधान भी लेकर के चलते हैं। हम उस रास्ते पर ला सकते हैं कि अगर इस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, थोड़ा सा सरकार आगे बढ़े, क्योंकि प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो प्रदेश की जनता का एक भाग है। अगर वो क्योंकि वही वाली कहावत हो गई कि अगर जो है वो दूध, अगर बच्चा मांगता है तो उसको पिलाया जाता है, नहीं मांगता है तो कोई नहीं पिलाता। हम तो ये कहते हैं कि या मौला मेरी मुसीबतों को हल कर दे, या तो ख्वाब दिखा, या तो मुकम्मल कर दे, या तो हमसे बात ही मत करो कि हम आपको देंगे, हम तो कभी भी नहीं। लेकिन क्योंकि अगर सरकार बोलती है नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिएगा, हम लोग कोई एडामेंट नहीं है, हम लोग जो है कोई आंदोलनकारी नहीं है। हम तो सरकार के साथ में सौहार्द बनाना चाहते हैं, और हम इस प्रकार के प्रयास करते हैं कि सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। हम कभी भी ना तो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, ना हम आंदोलनकारी हैं। हम केवल हमारे प्रदेश के कर्मचारियों का भला हो ये बात को सोचते हैं, और वहां तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार का केवल ध्यान आकर्षित हो। जी, तो इसे आपका मत क्या है? कांग्रेस सरकार ने आपको खूब दिया या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, या दोनों की तुलना में हम जानना चाहेंगे? नहीं, तुलनात्मक तो कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें कि अगर उस समय 160 रुपए, जब हम लोगों ने नौकरी प्रारंभ की थी तो हमको 110 रुपए मिलता था। आज मुझको अभी मैं दिग्विजय सिंह की सरकार भी आपने देखी है, आप उस समय भी नेता रहे हैं। जैसा कि दीपक जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ज्यादा दिया है, आपका क्या मानना है? देखिएगा, ऐसा नहीं कह सकते। कर्मचारियों को उनका जायज हक मिल रहा है। ये बात है कि पहले हमको छोटी छोटी चीजों के लिए भी आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन जब से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं, और वो बहुत संवेदनशील हैं, हम इस बात में कतई भी नहीं है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमको सरकार की मर्जी से बिन मांगे मिल जाती हैं। पहले महंगाई भत्ता होता था, 2 रुपए बढ़ता था, 5 रुपए बढ़ता था, उसके लिए 2-2, 3-3 दिन तक आंदोलन करना पड़ता था। तो इस मामले में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि बहुत सारी चीजें वो हमको दे रहे हैं। लेकिन कई बार या तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, या हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है कि जो वादा मुख्यमंत्री जी हमसे कर लेते हैं, फिर क्या कारण है कि वो प्रशासनिक आधार पर उसको रोक दिया जाता है और उसकी पूर्ति नहीं होती है। जी, रोक देते हैं। जी शर्मा जी, बिल्कुल आपने, दीपक जी आप संतुष्ट होंगे, शर्मा जी ने आप एक तरह से आपको क्लीन चिट दी है आपकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, राज्य सरकार से, कि उन्होंने काफी संवेदनशील उन्होंने माना। अब आपकी कोई टिप्पणी है? समय समाप्त हो रहा, संक्षेप। देखिए, मेरा निवेदन यह है कि कर्मचारी नेताओं को समझना चाहिए, पहली बात तो कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील सरकार है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। तो कोई भी सरकार जब व्यय का हिसाब करती है, बजटिंग करती है, तो उसमें वेतनों का कितना हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, जो एस्टेब्लिशमेंट का कितना खर्चा हो सकता है, उसका एक हिस्सा है, और उसके एक स्टैंडर्ड चीजें हैं, और उसको बेतहासा नहीं बढ़ाया जा सकता है। खुद ये लक्ष्मीनारायण शर्मा जी ने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री जी के सामने जब भी बातें गई हैं शुरुआती वर्षों में, उन्होंने पूरी तरह मांगे मानने का प्रयास किया है, और वो इसीलिए कि बार बार हड़ताल ना हो, बार बार व्यवधान पैदा ना हो,
बार बार कर्मचारियों को भी क्लेश ना हो, जनता को भी क्लेश ना हो, लेकिन एक सीमा है बजट की, उसको कर्मचारी नेताओं को भी स्वीकार करना चाहिए कि हम सब जनता की सेवा के लिए हैं। 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता, कोई दिक्कत ना हो, सरकार भी उसके लिए है, कर्मचारी भी उसके लिए हैं, और उसमें अगर सरकार पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है तो कोई ऐसा उपाय ना आजमाए जिससे व्यवधान पैदा हो। आप अपनी बात रखें, ऐसे तरीके से रखें कि जनता को लिए कोई संकट और दिक्कत ना हो। जी राजेश जी, समय समाप्त हो रहा, विशेष टिप्पणी का समय हो गया है, संक्षिप्त में। उसमें टिप्पणी जैसा कोई मसला है ही नहीं। चाहे देखिए हड़ताल, ये चुनाव, कर्मचारियों की हड़तालें होती चुनावी साल में, ये अभी हो रही है, तो इसका पूरा मतलब जो है वो 7वें वेतन आयोग में विसंगतियां नहीं हो और 6वें की विसंगतियां दूर हो जाएं। ये कुल मिला के उसके लिए कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स है। और इसको, लेकिन हमारा कहना ये कि जब मुख्यमंत्री बहुत अच्छी सहृदयता से चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो क्यों नहीं होती है, इस बारे में बहुत गंभीरता से गौर करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री के शब्दों की रक्षा अगर उनके नौकरशाह नहीं करते हैं तो ये बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है प्रदेश के लिए, शुभ संकेत नहीं है। जी राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विशेष टिप्पणी की, हमारा समय समाप्त हो रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आज आपने बहुत अच्छा, हमारे सीधे दर्शकों ने सवाल किया।